एक बार फिर से सबका स्वागत है ग्राम पंचायत की वीडियो क्लास श्रृंखला में। पिछली 3 क्लासेस से हम ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं को कवर कर रहे हैं और आज की क्लास में भी हम कुछ शेष रह गई जो योजनाएं हैं उनको कवर करेंगे। अभी इस वीडियो श्रृंखला में हम सिर्फ पुरानी योजनाओं को कवर कर रहे हैं। नई योजनाओं को ऑलरेडी पीडीएफ के माध्यम से ग्रुप के बच्चों को दे दिया गया था और उनकी क्विज़ भी करवा दी गई थी। जो अभी क्लासेस चल रही हैं योजनाओं की, उनकी भी क्विज़ तीनों की करवाई जा चुकी है और जिन बच्चों को देखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं योजनाओं से, वो देख सकते हैं कि ये हमारा 4.3 पार्ट योजना की क्विज़ थी, जो कल करवाई गई थी और इसके क्वेश्चन आप लोग पढ़ के देख सकते हैं। ये क्वेश्चन है, सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत आईसीडीएस को बजट वर्ष 2024-25 में समग्र रूप से कितने रुपए आवंटित किए गए थे। तो इसमें ये 4 ऑप्शन थे और इसका सही आंसर था 21,200 करोड़ रुपए। इसी तरीके से एक क्वेश्चन ये था, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत एक सांसद को एक वर्ष में अधिकतम कितनी राशि तक के कार्यों की सिफारिश कर सकता है। यानी एक वर्ष में एमपी लेट्स के अंतर्गत कोई भी सांसद 5 करोड़ रुपए तक के कार्यों की सिफारिश कर सकता है। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन भी थे, जिसे मरुस्थल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 7 राज्यों के कितने जिलों को कवर किया गया था। जब इस कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया था तो 7 राज्यों के 40 जिलों को कवर किया गया था इस कार्यक्रम के अंतर्गत। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, ठीक है। जो पीडीएफ दी जाती हैं ग्रुप में, उनका रिवीजन करने के बाद बच्चे इन क्विज को सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने योजना के जो पुरानी योजनाएं हैं उनके 3 पार्ट कवर कर लिए थे और आज हम चौथा पार्ट कवर करेंगे। जिन भी बच्चों को इस प्रीमियम वीपीओ प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन होना है वो मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपको बायो या लिंक में मिल जाएगा, ठीक है। और एक पब्लिक ग्रुप भी है, आप पहले पब्लिक ग्रुप में देख लीजिए किस तरीके के क्वेश्चन मैं भी वहाँ भी पोस्ट करता रहता हूँ। जो पब्लिक ग्रुप है वहाँ पे भी आप क्वेश्चन की क्वालिटी देख सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए। और प्रोग्राम में सारे सब्जेक्ट्स का आपको कंटेंट दिया जाएगा पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है। आइए तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास के बाद शायद योजनाओं की फिर क्लास नहीं आएगी। इसके बाद हम पंचायती राज की जो बुकलेट है उसके ऊपर वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं हमारी जो आज की क्लास है। तो आज की क्लास में हम सबसे पहली योजना कवर करेंगे जो वो होगी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? नवंबर 2014 में। जो शुरुआत है वो नवंबर 2014 में हुई थी और विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। मंत्रालय और शुरुआत का वर्ष ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, साथ ही साथ उद्देश्य। किसी भी योजना को पढ़ रहे हैं तो आप इन तीनों चीज़ों को तो याद रखिए ही रखिए कम से कम। बाकी और डाटा याद रह जाता है या नहीं रह पाता है वो बात की बातें हैं, पर ये 3 चीज़ें तो आपको याद रखनी ही रखनी है। उद्देश्य क्या है इसका? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसे शॉर्ट फॉर्म में DDUGJY, ठीक है, DDUG और JY बोलते हैं। यानी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना पूरे ग्रामीण भारत को निरंतर बिजली की आपूर्ति प्रदान करने के लिए इस कार्यक्रम को बनाया गया था। इस योजना के अंतर्गत सरकार ने 1000 दिनों के भीतर यानी 1 मई 2018 तक 18,452 अविद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण करने का फैसला किया था, ठीक है। 1 मई 2018 तक यानी 1000 दिनों के अंतर्गत, जब से योजना स्टार्ट हुई तब से 1000 दिनों के अंतर्गत 18,452 गांवों में विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया था ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत, ठीक है। आगे अगर देखें तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना से ग्रामीण परिवारों को काफ़ी फायदा हुआ है, क्योंकि बिजली देश की वृद्धि और विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। योजना के लाभ क्या हैं कि इस योजना के अंतर्गत सभी गांवों और घरों का विद्युतीकरण किया जाएगा, ठीक है।
गाँवों और घरों का विद्युतीकरण किया जाएगा, जिससे क्या होगा, कृषि उपज में वृद्धि होगी। ठीक है, कृषि उपज में किस तरीके से वृद्धि होगी, जब बिजली होगी तो आप पंप सेट चला सकते हैं, बिजली के द्वारा पंप सेट चला सकते हैं, तो आप अच्छे से सिंचाई कर सकते हैं अपनी फसलों की। ठीक है, अच्छे से सिंचाई करेंगे तो आपकी कृषि उपज में जाहिर सी बात है वृद्धि होनी है। छोटे और घरेलू उद्यमों के विकास के परिणाम स्वरूप रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग सेवाओं में सुधार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बिजली से कनेक्टेड होती हैं ये सारी चीज़ें। रेडियो, टेलीफोन, टेलीविज़न, इंटरनेट और मोबाइल की पहुंच में भी सुधार हो जाएगा। बिजली की उपलब्धता के कारण सामाजिक सुरक्षा में भी सुधार होगा। ठीक है, स्कूलों, पंचायतों, अस्पतालों और पुलिस स्टेशनों में बिजली की पहुंच करवाई जाएगी। इस प्रोग्राम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों को व्यापक विकास के बढ़े अवसरों की प्राप्ति होगी। ठीक है, बिजली पहुंचेगी तो विकास तो होगा ही होगा गाँव में। इसके बाद ये जो पूरी योजना है 43,033 करोड़ रुपए के निवेश की है। ठीक है, जिसमें पूरे कार्यान्वयन की अवधि में भारत सरकार कितने रुपए प्रदान करेगी, 33,453 करोड़ रुपए का बजटीय समर्थन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा, और जो भी शेष बचेगा 9,600 करोड़ के आसपास वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, आगे देखें, योजना का जो अनुदान भाग विशेष श्रेणी के राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के लिए, ठीक है, जो साधारण राज्य हैं उनके लिए 60%, यानी कितना रहेगा, 60% केंद्र सरकार देगी और 40% राज्य सरकार सामान्य राज्यों के लिए। ठीक है, निर्धारित मील के पत्थर की उपलब्धि पर 75% तक इसको बढ़ाया जा सकता है केंद्र के द्वारा। 75 और 25 तक किया जा सकता है यदि इसमें ज़्यादा सुधार देखने को मिलता है। और विशेष श्रेणी के लिए 85% केंद्र सरकार देगी और 15% राज्य सरकार देगी। आगे देखें तो इस योजना को वर्तमान में भारत सरकार की सौभाग्य योजना के अंतर्गत क्रियान्वित किया जा रहा है। ठीक है, सौभाग्य योजना के अंतर्गत इसको क्रियान्वित किया जाता है। और ये जो योजना थी, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ठीक है, तो ये जो योजना थी वो राजीव गांधी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, ठीक है, RGGVY को प्रतिस्थापित करके बनाई गई थी। ठीक है, पहले भारत में विद्युतीकरण के लिए ये वाला मिशन चल रहा था, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण मिशन, और फिर इसके बाद इस योजना को लाया गया था इस योजना के स्थान पर। ठीक है, तो ये याद रखना है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना थी जो, वो किस योजना को प्रतिस्थापित करके लाई गई थी, तो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को। ठीक है, इतना था इस योजना में। अब आगे देखते हैं इस योजना के अंतर्गत और क्या क्या है। आगे हम देखेंगे कुटीर ज्योति कार्यक्रम। ठीक है, तो ये योजना में इतने फैक्ट काफ़ी हैं और लगभग लगभग सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर कर लिए गए हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे कुटीर ज्योति कार्यक्रम, और उससे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड 2023 के अंतर्गत स्वच्छ एवं हरित पंचायत का प्रथम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड जो 2023 दिए गए थे, अभी अपडेट आया नहीं है नया 2024 वाला, 2023 तक के ही अभी जो अपडेट आए हुए हैं पंचायत अवार्ड्स के, तो उनमें जो स्वच्छ एवं हरित पंचायत का प्रथम पुरस्कार था वो किसे दिया गया था, तो ये आपको बताना है। तो जो कुंडल ग्राम है, कुंडल ग्राम को स्वच्छ एवं हरित पंचायत का प्रथम पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, कुंडल ग्राम है ये कहाँ पे है, ये है अपना तेलंगाना राज्य में। ठीक है, तेलंगाना राज्य में ये कुंडल ग्राम है। एपुर को क्या दिया गया था, एपुर को महिला हितैषी पुरस्कार दिया गया था, महिला हितैषी पंचायत पुरस्कार। ठीक है, एपुर को महिला हितैषी पंचायत पुरस्कार में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। और कुंडल ग्राम को क्या हुआ था, कुंडल ग्राम को स्वच्छ एवं हरित पंचायत पुरस्कार मिला था। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है कि राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड 2023 के अंतर्गत स्वच्छ एवं हरित पंचायत का प्रथम पुरस्कार कुंडल को, महिला हितैषी पंचायत एपुर थी। आगे देखें कुटीर ज्योति कार्यक्रम। तो कुटीर ज्योति कार्यक्रम की जो शुरुआत है
वो कब की गई थी? 1988-89 में। कुटीर ज्योति कार्यक्रम की शुरुआत 1988-89 में की गई थी। विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी इस कार्यक्रम की भी शुरुआत। आगे देखें तो इसका लक्ष्य क्या था? गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल, हरिजन और आदिवासी परिवारों सहित ग्रामीण परिवारों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए भारत सरकार ने 1988-89 में कुटीर ज्योति कार्यक्रम को शुरू किया था, ताकि ऐसे ग्रामीण गरीबों के घरों में एकल बिंदु प्रकाश कनेक्शन का विस्तार किया जा सके, जिसमें बीपीएल आदिवासी परिवार भी शामिल थे। ठीक है, तो ये मेन जो कुटीर ज्योति कार्यक्रम था, ये मेनली बीपीएल परिवारों पर फोकस करता था, जो गरीब परिवार होते थे, जिनके पास एक भी पैसा ही नहीं है बिल्कुल भी कि वो बिजली का कनेक्शन खरीद सकें। तो उसके लिए कुटीर ज्योति कार्यक्रम शुरू किया गया था, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्र सरकार है जो, वो 100% अनुदान राज्य सरकारों को प्रदान करती थी, ताकि वो तारों और सेवा कनेक्शन जो शुल्क है उसकी लागत प्रदान की जा सके राज्य सरकारों को। ठीक है, तो केंद्र सरकार पूरा पैसा देती थी इसके लिए कि आप कनेक्शन करिए फ्री में सभी का, जो भी बीपीएल परिवार होंगे। ठीक है, फरवरी 2004 में ये चीज़ याद रखनी है कि फरवरी 2004 में भारत सरकार ने 1 लाख गांवों और 1 करोड़ घरों का त्वरित विद्युतीकरण योजना शुरू की थी। 1 लाख गांव और 1 करोड़ घरों का त्वरित विद्युतीकरण, ये उस टाइम के हिसाब से बहुत बड़ा लक्ष्य था फरवरी 2004 में। तो ये योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत कुटीर ज्योति योजना के मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार विद्युतीकृत गांवों में बीपीएल घरों के विद्युतीकरण के लिए 100% अनुदान प्रदान किया गया था। तो ये भी सेम ही प्रयोजन थे, इसके भी सारे दिशा निर्देश जो भी डायरेक्शंस थे वो सेम कुटीर ज्योति कार्यक्रम के अंतर्गत थे, जो ये योजना स्टार्ट की गई थी। लेकिन इसमें लक्ष्य काफ़ी बड़ा था कि 1 लाख गाँवों को कवर करना था और 1 करोड़ घरों का विद्युतीकरण करना था। इसके बाद 5 वर्षों में सभी घरों तक बिजली पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने मौजूदा योजना को विलय कर दिया, और अप्रैल 2005 में एक नई व्यापक योजना राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना RGGVY ग्रामीण बिजली अवसंरचना और घरेलू विद्युतीकरण के लिए योजना शुरू की थी। ठीक है, यानी कि कुटीर ज्योति कार्यक्रम का जो विलय था वो अंत में किसमें कर दिया गया? राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में। और ये भी जो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना थी, ये भी बिजली की अवसंरचना, जो बिजली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। घरों में विद्युत के कनेक्शन देने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 2005 में। और फिर हमने अभी ऊपर देखा था कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का जो विलय है वो किसमें कर दिया गया था? तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में इसका विलय कर दिया गया था। आगे देखें तो इस योजना के तहत ग्रामीण बस्तियों में कुटीर ज्योति कार्यक्रम के मानदंडों के अनुसार गैर विद्युतीकृत बीपीएल घरों के विद्युतीकरण को 100% पूंजी सब्सिडी के साथ वित्त पोषित किया जाएगा। ये किसकी बात चल रही है? राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की, कि इसमें भी बीपीएल परिवारों को जो है मुफ्त कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। यहाँ पे ये देख लीजिए, राजीव गांधी ग्राम विद्युतीकरण योजना को वर्ष 2005 में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य सभी ग्रामीण घरों तक बिजली की पहुंच प्रदान करना और गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को मुफ्त में बिजली कनेक्शन प्रदान करना था। ठीक है, आगे देखें 20 सूत्रीय कार्यक्रम। ग्रामीण विकास से संबंधित 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्या था? तो इसकी शुरुआत सबसे पहले देख लीजिए 1975 में हुई थी। ठीक है, 1975 में इसकी शुरुआत हुई थी, और किस मंत्रालय के अंतर्गत इसकी शुरुआत हुई थी? तो मंत्रालय देख लीजिए, मंत्रालय है इसका सांख्यिकी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ठीक है, इस मंत्रालय के अंतर्गत ये 20 सूत्री कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। आगे देखें, भारत सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, यानी कि 1974 से 1978 के दौरान शुरू किया था इस 20 सूत्री कार्यक्रम को। ये सारे जो 20 सूत्र हैं ये सारे ग्रामीण विकास से ही संबंधित थे। ठीक है, और इस कार्यक्रम में गरीबी, रोजगार, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, कृषि, भूमि सुधार, सिंचाई, पेयजल, ठीक है, कमजोर वर्गों की सुरक्षा और सशक्तिकरण, उपभोक्ता संरक्षण, पर्यावरण से संबंधित मुद्दे, ई गवर्नेंस आदि जैसे विभिन्न सामाजिक आर्थिक पहलुओं को शामिल किया गया था।
ठीक है। भारत सरकार अब क्या है, ये जब 1974-78 में शुरू किया गया था, अब इसमें कुछ संशोधन भी किए गए थे बाद में, और अभी जो 20 सूत्री कार्यक्रम चल रहा है, वो 1 अप्रैल 2007 को संशोधित किया गया था, जो 20 सूत्री कार्यक्रम 2006 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब 20 सूत्री जो कार्यक्रम 2006 है, उसके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देख लेते हैं। यानी 20 के 20 तो नहीं लिख पाएँगे यहाँ पे, ना ही आप याद कर पाएँगे, तो कुछ जो महत्वपूर्ण थे, उनको यहाँ पे मेंशन किया गया है। जैसे गरीबी हटाओ, किसान मित्र, सबके लिए शिक्षा, श्रमिक कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण सड़क और महिला कल्याण। ये सारे 20 सूत्री कार्यक्रम का प्रमुख हिस्सा थे, ठीक है। आगे देखें तो 20 सूत्री कार्यक्रम का प्रदर्शन किस प्रकार से रहा? तो देखिए, जनवरी 2023 तक का डाटा था हमारे पास, तो जनवरी 2023 तक क्षेत्रों में जो भी प्रदर्शन देखने को मिला है, उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जिसे पीएमएवाईजी ने अपने लक्ष्य का 82% हासिल कर लिया गया है, ठीक है। जनवरी 2023 तक जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत लक्ष्य रखा गया था, उसका 82% हासिल कर लिया है। फिर सरकार ने विभिन्न खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के अंतर्गत औसतन 88% लक्ष्य पूरे किए हैं। जो भी खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, उसमें जो भी लक्ष्य रखे गए थे, उनका 88% पूरा कर लिया गया है। बिजली आपूर्ति ने बिजली आपूर्ति में 99% तक लक्ष्य हासिल कर लिया गया है, तो बिजली आपूर्ति में काफ़ी अच्छा काम किया है। पंप सेटों को ऊर्जा युक्त करने का लक्ष्य 100% से अधिक पार कर लिया गया है, ठीक है। मतलब पंप सेटों को ऊर्जा युक्त जो करना था, वो 100% पार हो चुका है, समझ लीजिए, ठीक है। और जो एक और डाटा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है, पीएमजीएसवाई के जो कार्य हैं, वो लगभग अभी बहुत कम हो पाए हैं, यानी 53% लक्ष्य ही प्राप्त कर पाई है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत। जो भी लक्ष्य रखा गया था, उसमें सिर्फ 53% कार्य ही पूरे किए गए हैं। तो 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत जो प्रमुख चीज़ें थीं, वो यहाँ पे मेंशन की गई थी। आगे देखेंगे हम ग्रामीण आवास योजना, ठीक है। ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत है, वो 1993-94 में की गई थी। 1993-94 में ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत की गई थी। इसके मंत्रालय के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू की गई थी ये योजना। आगे देखिए, यह केंद्र सरकार की अन्य महत्वपूर्ण योजना थी, जिसमें वह राज्य सरकारों को उनके द्वारा ग्रामीण आवास कार्यक्रमों पर खर्च करने हेतु आवंटित धनराशि का 50% प्रदान करती थी, ठीक है। यानी कि जो राज्य सरकारों के द्वारा ग्रामीण आवास कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, तो उस पे धन खर्च करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 50% की धनराशि प्रदान की जा रही थी, ठीक है, राज्यों को अपने कार्यक्रम चलाने के लिए। इस योजना के तहत 2700 रुपये लाभार्थियों को स्थल तथा सेवाएं विकसित करने के लिए दिए जाते थे। अब स्थल तथा सेवाओं के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती थी? तो जैसे सैनिटरी लैट्रिन, धुआं रहित चूल्हे, नालियों और अन्य सुविधाओं को विकसित किया जाता था, ठीक है। यदि आपको इनसे संबंधित कोई भी काम करवाने हैं, तो लाभार्थी जैसे आप हैं, तो आपको 2700 रुपये दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 6000 रुपये आवासों के उन्नयन हेतु, ठीक है, आवास का अपग्रेड करवाना है, कुछ भी उसमें टूट-फूट हो गई है, मरम्मत करवानी है, तो उसके लिए आपको 6000 रुपये और 12000 रुपये आवास निर्माण हेतु प्रदान किए जाते थे। तो उस टाइम के हिसाब से 12000 रुपये काफ़ी ठीक राशि थी, मतलब काफ़ी अच्छी धनराशि थी, ठीक है। आगे देखें तो 1995-96 में 45 करोड़ रुपए सालाना इस योजना के लिए आवंटित किए गए थे। 1995-96 में, यानी 2 साल इस योजना के अंतर्गत 45 करोड़ रुपए हर साल आवंटित किए गए थे इस योजना को। फिर इसके बाद आ जाते हैं समग्र आवास योजना। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1999 को हुई थी, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत इस योजना की शुरुआत की गई थी और योजना के उद्देश्य क्या थे? इसका उद्देश्य था मकान बनाना, स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करना, पेयजल योजनाएं तथा प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी और संचार अभियान का उपयोग करना। समग्र आवास योजना, यह योजना ग्रामीण आवास योजनाओं के एक समूह का हिस्सा थी, जिसमें ग्रामीण आवास, ग्रामीण भवन केंद्रों के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना भी शामिल थी। यानी कि आपको अगर अपना ग्राम में अपने गांव में कोई भी घर बनवाना है या शहर में घर बनवाना है,
ठीक है? तो उसके लिए यदि आपको लोन चाहिए तो उस पर आपको सरकार क्या देती थी? सब्सिडी प्रदान करती थी। ऋण सह सब्सिडी योजना भी शामिल थी यानी कि, ठीक है? आगे देखें, पहले चरण में इस योजना को 24 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 25 जिलों के एक-एक ब्लॉक में लागू करने का प्रस्ताव किया गया था और फिर बाद में इस योजना को समय के साथ पूरे देश में लागू करने का प्रस्ताव था। शुरुआत में 25 जिलों में लागू किया गया था, ठीक है? इस योजना के विभिन्न घटकों को विभिन्न विभागों जैसे डीआरडीए, आवास विभाग, जन स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग और वन विभाग आदि द्वारा समन्वित रूप से क्रियान्वित किया जाता था, ठीक है? तो यानी कि डीआरडीए मेन एजेंसी थी जो इसको क्रियान्वित करती थी और इनसे कोऑर्डिनेशन, इनके विभागों से कोऑर्डिनेशन बना के रखना होता था। फिर से आगे एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को देख लेते हैं हम कि क्या क्वेश्चन है। दीनदयाल स्पर्श योजना, दीनदयाल स्पर्श योजना जिसकी शुरुआत 2017 में की गई थी, ठीक है? तो इसके अंतर्गत कितने रुपए की छात्रवृत्ति सहायता राशि प्रदान की जाती थी, ठीक है? सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि दीनदयाल स्पर्श योजना क्या है। दीनदयाल स्पर्श योजना क्या होती है? तो दीनदयाल स्पर्श योजना है जो ये डाक टिकट संग्रह करने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना थी। इसके अंतर्गत क्या है कि बच्चों को डाक टिकट संग्रह की हैबिट डाली जाती है और फिर कक्षा 6 से 9 तक की क्लास में एक-एक बच्चे को देखा जाता है, सॉरी 10-10 बच्चों को देखा जाता है कि कौन सबसे अच्छे 10 बच्चे हैं हर क्लास में और उनको 6,000 रुपये प्रति वर्ष तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती थी इस योजना के अंतर्गत, ठीक है? और ये डाक विभाग के अंतर्गत ये योजना चलाई जा रही थी। तो डाक विभाग के अंतर्गत यह योजना चलाई जा रही थी और इसके अंतर्गत 6,000 रुपये प्रदान किए जा रहे थे सभी को। तो इसका आंसर हो जाएगा 6,000 रुपये प्रति वर्ष। आगे देखें, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत है जो वो हुई थी 2014 में, ठीक है? मंत्रालय कौन सा था? ग्रामीण विकास मंत्रालय। अब देख लेते हैं आगे कि जो योजना थी ये कहाँ से किस तरीके से स्टार्ट हुई। तो योजना की जो जड़ें थी 2004 की स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के विशेष परियोजना घटक के रूप में देखी जा सकती है, ठीक है? इसे 2014 में और डीडीयू जीकेवाई के रूप में पुनः स्थापित किया गया, ठीक है? तो इस योजना का जो मेन घटक है वो कहाँ से मिल रहा है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना से। यानी कि जो योजना है ना डीडीयू जीकेवाई ग्रामीण कौशल्य योजना, इसका जन्म कहाँ से हुआ? एक तरीके से कह सकते हैं तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना से। आगे देखें, डीडीयू जीकेवाई या दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना ग्रामीण गरीब परिवारों की आय में विविधता लाने और ग्रामीण युवाओं की कैरियर आकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से की गई थी। इस योजना का जो फोकस है वो 15 से 35 वर्ष की आयु के ग्रामीण गरीब युवाओं पर है, ठीक है? 15 से 35 वर्ष के ग्रामीण गरीब युवाओं पर, ठीक है? और महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए आयु सीमा में 45 वर्ष तक की छूट है, ठीक है? इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण कौशल्य योजना, यह स्किल इंडिया अभियान के हिस्से के रूप में सरकार के सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रमों जैसे डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटीज, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया का भी समर्थन करता है। दीनदयाल उपाध्याय जो ग्रामीण कौशल योजना थी, इसका मुख्य उद्देश्य था कि कौशल के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत जो भूमिका प्रधानमंत्री जी के द्वारा देखी गई है आत्मनिर्भर भारत की, तो ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान किया जाए जिससे वो आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकें, ठीक है? और इसने काफ़ी हद तक इस काम को किया भी है अच्छे से। देश भर में ग्रामीण विकास के लिए एकीकृत कृषि पहल के साथ साथ डीडीयू जीकेवाई ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान करने और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने में अधिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है? अच्छा, इस योजना के अंतर्गत जो है 12 लाख युवाओं को, अब तक 12 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है, ठीक है? यानी कि उन्हें कोई ना कोई कौशल प्रदान कर दिया गया है और 7 लाख युवाओं को लगभग किसी न किसी रोजगार में नियुक्त भी करवाया जा चुका है, ठीक है?
7 लाख युवाओं को रोजगार में नियुक्त भी करवाया जा चुका है इस योजना के अंतर्गत, और ये डाटा है लगभग दिसंबर 2022 तक का। ठीक है, इसके अंतर्गत पात्रता क्या है, तो आपके पास बीपीएल कार्ड होना चाहिए या बीपीएल पीडीएस कार्ड हो आपके पास, आरएसबीवाई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का कार्ड हो, परिवार का सदस्य गांव में पंजीकृत स्वयं सहायता समूह का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, जो भी स्वयं सहायता आपके यहाँ इस कार्यक्रम को चला रही है डीडीयू जीकेवाई, क्योंकि ये एनजीओ के माध्यम से ही कार्यक्रम क्रियान्वित किया जाता है। ठीक है, जो भी कौशल प्रदान किए जाएंगे वो एनजीओ के माध्यम से प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो परिवार का सदस्य है जो वो गांव में पंजीकृत स्वयं सहायता समूह का सदस्य होना चाहिए। परिवार का सदस्य मनरेगा के तहत वेतन भोगी श्रमिक हो, यदि आपके परिवार में कोई मनरेगा के अंतर्गत वेतन भोगी श्रमिक है और पिछले 12 महीनों में उससे कम 15 दिन काम भी मिला हो, तो वो भी इस योजना के अंतर्गत पात्र हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं स्वजल धारा कार्यक्रम। तो स्वजल धारा कार्यक्रम 25 दिसंबर 2002 को इसकी शुरुआत की गई थी ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत। स्वजल धारा परियोजना का उद्देश्य क्या था, ग्रामीण भारत में पेयजल में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। इस योजना के तहत भारत सरकार पूंजीगत लागत का 90% वहन करती थी और समुदाय को पूंजीगत लागत का 10% योगदान देना होता था। ठीक है, SC ST बहुल गांवों के मामले में 5% योगदान देना होता था, और जो सामान्य गांव होते थे उसमें समुदाय को खुद से 10% योगदान देना होता था, और जितनी भी लागत आती थी उसका 90% केंद्र सरकार वहन करती थी। और ये पहली योजना थी स्वजल धारा कार्यक्रम जल से संबंधित, जिसमें केंद्र सरकार 90% वहन कर रही थी। इसके पहले जितनी भी जल से संबंधित योजनाएं थी उसमें केंद्र और राज्य 50-50% हिस्सा रखते थे। ठीक है, तो ये पहली योजना थी जिसमें 90% केंद्र सरकार वहन कर रही थी जल के संबंध में। आगे देखें तो यही योजना थी जो वो मांग संचालित और सामुदायिक भागीदारी दृष्टिकोण पर आधारित थी। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत मंत्रालय ने फरवरी 2018 में स्वजल नाम से एक परियोजना शुरू की है। अच्छा, ये स्वजल नाम से एक अलग योजना है जो 2018 में चालू की गई थी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत। तो स्वजल धारा और स्वजल कार्यक्रम में कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखें, जिसे इस स्वजल कार्यक्रम को ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पेयजल तक स्थायी पहुंच प्रदान करने के लिए मांग आधारित और समुदाय केंद्रित कार्यक्रम के रूप में डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो ये भी जल से संबंधित थी, लेकिन इसको अलग कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था स्वजल नाम से। ठीक है, और इसकी डिजाइन भी अलग तरीके से की गई थी, परंतु ये भी समुदाय केंद्रित कार्यक्रम ही था। प्रारंभ में स्वजल योजना फरवरी 2018 में 6 राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पायलट योजना के रूप में शुरू की गई थी। इस योजना को 28 राज्यों में फैले सभी 117 आकांक्षी जिलों तक विस्तारित किया गया है। इन जिलों में पाइप से जलापूर्ति वाली बस्तियां केवल 25% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 44% है। तो जहाँ भी राष्ट्रीय औसत से कम जलापूर्ति हो पा रही है, यानी पाइप से जलापूर्ति जिन भी जिलों में कम हो पा रही थी, उन जिलों में यानी 117 ऐसे आकांक्षी जिले थे जहाँ पे इस योजना को विस्तारित किया गया था, यानी स्वजल योजना को। स्वजल योजना के अंतर्गत भारत सरकार और राज्य सरकार का हिस्सा विभिन्न राज्यों पर लागू मौजूदा NRDWP दिशा निर्देशों के अनुसार होगा। ठीक है, भारत सरकार और राज्य सरकार का हिस्सा जो भी है वो नेशनल जो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम है, जो भी दिशा निर्देश होंगे उसके अनुसार बंटवारा किया जाएगा। ग्राम पंचायत और समुदायों को योगदान जलापूर्ति की पूंजीगत लागत के विरुद्ध होगा। अब देख लेते हैं कि स्वजल योजना के अंतर्गत जो दिशा निर्देश दिए गए थे उसमें किस तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार का बंटवारा होता है धन का, और इसमें ग्राम पंचायतों का भी हिस्सा होता है। तो पूर्वोत्तर राज्य एवं हिमालयी राज्य के लिए 81% केंद्र सरकार धन देगी, 9% राज्य सरकार खुद से वहन करेगी और 10% ग्राम पंचायत को खुद वहन करना होगा। अन्य राज्य जो सामान्य राज्य उसमें 45% केंद्र सरकार, 45% राज्य सरकार और 10% ग्राम पंचायत को खर्च करना होता था। आगे देखें, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2009 को। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा संचालित होता है। आगे देखें, NRDWP का मुख्य उद्देश्य भारत के समस्त ग्रामीण नागरिकों हेतु पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित करना है। और इसकी शुरुआत का आधार कौन सा था? तो त्वरित ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम। इसको जो 1972-73 में शुरू किया गया था, तो उसी योजना के आधार पर ही इस योजना को यानी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को शुरू किया गया था। तो सबसे पहले तो ये चली थी त्वरित ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम 1972-73 में। फिर इस कार्यक्रम की कवरेज में वृद्धि करने के लिए फिर चालू किया गया था 1986 में पेयजल प्रौद्योगिकी मिशन। पेयजल प्रौद्योगिकी मिशन, ठीक है। त्वरित ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 1986 में, ठीक है, पेयजल प्रौद्योगिकी मिशन की। फिर 1991-92 में इस मिशन का नाम क्या रख दिया गया था? राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन। इस पेयजल प्रौद्योगिकी मिशन को वर्ष 1991-92 में राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन इसका नाम रख दिया गया। और वर्ष 1991 में पेयजल और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति विभाग का गठन किया गया था। तो 1991 से पहले पेयजल आपूर्ति विभाग भी नहीं था और 1991 में इसका गठन किया गया था राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत, ठीक है। भारत में ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए राष्ट्रीय जल आपूर्ति और स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत 1954 में की गई थी। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के हिसाब से, इसको भी याद रखिए। तो राष्ट्रीय जल आपूर्ति और स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत पूछ सकता है कि कब से की गई थी? 1954 से। अगली योजना है जो वो है ग्रामोदय से भारत उदय योजना। इसकी शुरुआत 14 अप्रैल 2016 को की गई थी। 14 अप्रैल 2016 को किस मंत्रालय के अंतर्गत? पंचायती राज। और ग्रामोदय से भारत उदय अभियान वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में विकास और जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए शुरू किया गया था। केंद्र सरकार का पूर्ण रूप से कार्यक्रम था। इसे ग्राम स्वशासन अभियान के नाम से भी जाना जाता था। ग्रामोदय से भारत उदय अभियान को ग्राम स्वशासन अभियान के नाम से भी जाना जाता है। यह कुल 11 दिवसीय अभियान था और कब स्टार्ट हुआ था? 14 अप्रैल 2016 को स्टार्ट किया गया था डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर और 24 अप्रैल 2016 को समाप्त हो गया था यानी पंचायती राज दिवस पर। इसमें महत्वपूर्ण क्या था और इसके उद्देश्य क्या थे? इस कार्यक्रम का उद्देश्य था राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच एकता और सद्भाव को मजबूत करना, इसका प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं में सुधार करना, स्वच्छता, पेयजल और बिजली की सुविधाएं प्रदान करना, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना, समाज के निचले कमजोर वर्ग की स्थिति में सुधार करना, ग्राम सभाओं और कृषि योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना, ठीक है। गांव और ग्रामीण विकास में महिलाओं की भूमिका को सशक्त बनाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई थी। इसकी विशेषताएं क्या थी? ग्रामोदय से भारत उदय अभियान की, तो इस योजना को केंद्र, राज्य और पंचायती राज के सहयोग से विभिन्न स्तरों पर समन्वित किया जाना था, ठीक है। यानी कि तीनों जो स्तर हैं वो इसमें आपसी सद्भाव और आपसी समन्वय के माध्यम से पूरे कार्यक्रम को संचालित करती थी। पंचायती राज मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के नेतृत्व में सामाजिक सद्भावना कार्यक्रम के तहत 16 अप्रैल तक ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया था। ग्राम सभा के तहत ग्राम किसान सभाओं का भी आयोजन किया गया था, ठीक है। तो ग्राम किसान सभाओं का भी आयोजन किया गया। आगे देखेंगे हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन। शुरुआत इसकी कब की गई थी? 2013 में। मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। और इस मंत्रालय के जो अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, जो पहले 12 अप्रैल 2005 से कार्यरत था, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ठीक है, 2005 से कार्यक्रम ये कार्यरत था। फिर क्या हुआ कि 2013 में ही राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई। तो इन दोनों कार्यक्रम को, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को मर्ज करके एक कार्यक्रम बना दिया गया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ठीक है, NHM बनाया गया। और इन दोनों को जो है कार्यक्रम को उसकी एक शाखा बना दी, दोनों को शाखाएं बना दिया गया।
यानी कि ये एक अलग शाखा के रूप में काम करती है नेशनल हेल्थ मिशन की। ये एक अलग कार्यक्रम के रूप में कार्य करती है, ठीक है, और ये दूसरी शाखा के रूप में काम करती है नेशनल हेल्थ मिशन की। आगे देखें तो इस मिशन के 4 घटक होते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 4 घटक होते हैं। कौन कौन से? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, प्रत्येक देखभाल कार्यक्रम, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? तो मिशन का लक्ष्य पहले के मिशनों से आगे बढ़कर प्रजनन और बाल स्वास्थ्य पर अब ध्यान केंद्रित किया जाएगा इस मिशन के अंतर्गत, ठीक है। बीमारियों की 2 श्रेणियों से निपटना, संचारी और गैर संचारी, यानी बीमारियों को वर्गीकृत कर दिया गया इस मिशन के अंतर्गत। जिला एवं उप जिला स्तर पर स्वास्थ्य अवसंरचना सुविधाओं को बढ़ावा देना, यानी कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। स्वास्थ्य मिशन के लक्ष्य क्या हैं? तो इसके अंतर्गत पहला जो लक्ष्य है वो कुल प्रजनन दर को 2.1 तक करना था, ठीक है, 2.1 तक, क्योंकि यही एक आदर्श प्रजनन दर मानी जाती है किसी भी देश के लिए, तो इसको घटाकर 2.1 तक लाना था। इसके बाद शिशु मृत्यु दर, तो इसे घटाकर 1000 जीवित जन्मों पर 25 तक करना था, ठीक है, 1000 जन्मों पर 25 तक मृत्यु दर को करना था कम करके। मातृ मृत्यु दर को घटाकर 1000 जीवित जन्मों पर 1 करना था, ठीक है, यानी कि यदि 1000 माताएं शिशु को जन्म दे रही हैं तो उसमें से सिर्फ 1 माँ की मृत्यु हो, इतना कम करना था हमें, ठीक है, इस मिशन के अंतर्गत। जो चौथा था, एक और था इसमें मलेरिया के लिए, कि मलेरिया का जो केसेस है वो 1000 जनसंख्या में 1 आदमी का है, ठीक है, एक व्यक्ति को मलेरिया केस, ठीक है। और 15 से 49 वर्ष की महिलाओं में एनीमिया को रोकना, एनीमिया को भी रोकने का लक्ष्य था इसके अंतर्गत। 15 से 49 वर्ष की महिलाओं में एनीमिया को रोकना, ठीक है। टीबी के मामलों को भी कम करना था, ठीक है, टीबी के मामले और इससे होने वाली मृत्यु दर को 50% तक लाना था, ठीक है, टीबी को 50, टीबी और इससे जो भी मृत्यु होती थी इसके कारण, तो उसको 50% तक लाना था। अभी जितनी हो रही है उससे मतलब आधा करना था। तो ये कुछ लक्ष्य थे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है 15 वर्ष से 49 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं में एनीमिया को रोकना और कम करना। आगे देखें, भारत निर्माण योजना। भारत निर्माण योजना की शुरुआत है 16 दिसंबर 2005 को की गई थी ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास करना और उन्हें शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित बनाना था, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी असुविधाएं थी, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी शहरों की तुलना में, तो भारत निर्माण योजना के अंतर्गत उसी को लक्षित किया गया था कि यहाँ पे जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, पेयजल सुविधाएं हैं, उनको अधिक अच्छे तरीके से विकसित किया जा सके। इस योजना को लागू करने के लिए 4 साल की अवधि निर्धारित की गई थी और इस पर 1,74,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान था, ठीक है, 1,74,000 करोड़ रुपए। और सरकार ने अगले 4 वर्षों के लिए 6 प्रमुख क्षेत्रों में लक्ष्य भी लागू किए थे, जिसमें से सड़क था, सिंचाई, आवास, ठीक है, सड़क, सिंचाई, आवास, जलापूर्ति, विद्युतीकरण हो गया, ग्रामीण संचार हो गया। तो इन सब चीज़ों में सरकार ने लक्ष्य रखे थे कि हम यहाँ पर अच्छा काम करेंगे। सड़क में क्या लक्ष्य रखा था? तो इसका मुख्य उद्देश्य 1000 की आबादी वाले सभी गांवों को सड़कों से जोड़ना था तथा 500 की आबादी तक के सभी अनुसूचित जनजाति और पहाड़ी गांवों को भी सड़कों से जोड़ना था। भारत निर्माण योजना के अंतर्गत ये लक्ष्य रखा गया था। सिंचाई के लिए सरकार ने वर्ष 2009 तक सिंचाई के लिए 1 करोड़ हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि सुनिश्चित की थी कि हम 1 करोड़ हेक्टेयर जो अभी और भूमि है जिस पे सिंचाई की सुविधाएं नहीं है, वहाँ तक हम सिंचाई की सुविधाएं पहुँचाएंगे। आवास के लिए गरीबों के लिए 60 लाख अतिरिक्त मकान बनाए गए। भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत चरण 1 में 2005-6 से 2008-9 तक 4 वर्षों के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत पूरे देश में
60 लाख मकान बनाने की योजना बनाई गई थी तथा उसे क्रियान्वित भी किया गया था। ठीक है, आगे अगर देखें तो जलापूर्ति में शेष 74,000 जो गांव बच गए थे, अभी तक जलापूर्ति नहीं हो पा रही थी, तो उनको समुचित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया था भारत निर्माण योजना के अंतर्गत। विद्युतीकरण की बात करें तो इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शेष 1,25,000 गाँवों को समुचित बिजली मिले। यह भी सुनिश्चित किया गया कि इससे 2.3 करोड़ घरों को बिजली मिलेगी। ग्रामीण संचार के क्षेत्र में यह योजना शेष 66,822 गाँवों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। ठीक है, जहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, नेटवर्क की इशू था, तो BSNL उस समय पे भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया कार्यक्रम था। तो ग्रामीण संचार में उस समय पे वृद्धि की गई थी, जहाँ पे नेटवर्क की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, टावर वगैरह लगाए गए थे, टेलीफोन लाइन बिछाई गई थी। आगे अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन दिया गया है कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के संबंध में गलत कथन का चयन करना है, और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत एक परिवार से अधिकतम एक बच्चे को लाभ दिया जा सकता है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के संबंध में गलत कथन का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट है कि एक परिवार से अधिकतम एक बच्चे को लाभ दिया जा सकता है, या इस योजना की शुरुआत ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी। दो स्टेटमेंट दिए हैं, आपको गलत स्टेटमेंट बताना है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन भी करेंगे कि क्यों है स्टेटमेंट गलत। अगर कोई स्टेटमेंट गलत है तो वो क्यों गलत है, उसका एक्सप्लेनेशन भी दीजिए। फिर आगे देखते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत है जो 25 दिसंबर 2000 को की गई थी। मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय था, और इसका मुख्य उद्देश्य था कि जिन भी गाँवों को अभी तक सड़कों से नहीं जोड़ा गया था, या जो भी काफ़ी दूर थे सड़क से, मेन जो सड़क होती है गांव के बाहर से, तो उनको गांव से सड़क, मेन सड़क थी, वहां तक जोड़ने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की। ठीक है, और सभी मौसमों में आवाजाही हो सके। ठीक है, लोग गांव से शहर की तरफ जा सकें, शहर से गांव की तरफ आ सकें, ऐसी सड़कों का निर्माण करना था। क्योंकि हम देखते थे पुराने समय में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती थी, तो गांव से लोगों को बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता था, लोग गांव में ही फंसे रह जाते थे। ठीक है, तो उस सब के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आरंभ की गई थी, और इस योजना का मकसद क्या था कि ग्रामीण इलाकों में 500 से ज़्यादा लोगों की आबादी वाले गाँवों को सभी मौसम में सड़क से जोड़ना था। जो पहाड़ी इलाके थे उसमें अगर ऐसा कोई गाँव है जहाँ 250 से ज़्यादा आबादी है, तो उसको भी सड़क से जोड़ा जाना था, जो मेन सड़क होती है। प्रारंभ में जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है वो 100% केंद्र प्रायोजित योजना थी, लेकिन नवंबर 2015 के दौरान 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों की सिफारिश के बाद केंद्र प्रायोजित योजनाओं के युक्तिकरण पर मुख्यमंत्रियों के एक उप समूह ने घोषणा की थी कि अब इस योजना को केंद्र सरकार द्वारा 60% और 40% राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। तो अब 60-40 का रेशियो हो गया है इस योजना के अंतर्गत। पहले ये 100% सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। आगे देखें तो इस योजना के तहत सड़क निर्माण की गुणवत्ता की निगरानी के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट भी बनाया गया, राष्ट्रीय गुणवत्ता निरीक्षण। ठीक है, ये डिपार्टमेंट था, इसकी व्यवस्था की गई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करता है, शहरी सड़कों को इस कार्यक्रम के दायरे से बाहर रखा गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कार्यक्रम को परिचालन और प्रबंधन की सहायता प्रदान करने के लिए एक अलग से एजेंसी भी बनाई थी, राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी। ठीक है, तो ये है जो ये परिचालन और प्रबंधन में सहायता प्रदान करेगी पूरी कार्यक्रम को। इसको 5 चरणों में पूरा किया जाना है। ठीक है, तो अभी तो तीसरा चरण चल रहा है। जो पहला चरण था उसकी शुरुआत कब की गई थी? 2000 में। दूसरे चरण की शुरुआत 2013 में की गई थी, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 है जो, उसकी शुरुआत 2019 में की गई थी, और इसके 2025 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। ठीक है, अभी ऊपर बताया भी गया था कि जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो भी लक्ष्य रखा गया था सड़क बनाने का, उसका केवल 53% ही पूरा हो पाया है। तो अभी फेज 3 चल रहा है, 2025 तक फेज 3 पूरा होगा, फिर उसके बाद फेज 4 स्टार्ट होगा। 5 फेजेस में
जो भी लक्ष्य रखे गए हैं सड़क बनाने के, वो पूरे किए जाने हैं। इसके अंतर्गत जो फेज़ 3 है, 1,25,000 किलोमीटर सड़कों के अपग्रेडेशन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस यहीं तक था। और आज का जो आखिरी क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अटल पेंशन योजना के संबंध में सही कथन का चयन करें। अटल पेंशन योजना के संबंध में सही कथन का चयन करना है। ये 2 स्टेटमेंटें दिए गए हैं यहाँ पे। इसकी शुरुआत है जो वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी। यदि ये सही है तो आपको बताना है, गलत है तो बताना है कि क्यों गलत है। इस योजना का लाभ लेने के लिए उम्र सीमा 18 से 40 वर्ष निर्धारित है। ये 2 स्टेटमेंट है, दोनों में से कौन से सही है आपको ये बताना है उत्तर कमेंट बॉक्स में विद एक्सप्लेनेशन। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और लगभग हमने जो मेन योजनाएं थी जो इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पर्पज़ से, तो वो सारी हमने कवर कर ली है 4 पार्ट में। 3 पार्ट की क्विज भी हो चुकी है और चौथे पार्ट की क्विज भी 1-2 दिन में करवा दी जाएगी। इसके बाद अब योजनाओं से शायद कोई वीडियो नहीं आएगी, वीडियो क्लास, और ना ही अब कोई PDF शेयर की जाएगी योजनाओं से, क्योंकि लगभग हमने 300 योजनाएं कवर कर ली हैं। ठीक है, 3 पार्ट जो पहले दिए थे उसमें लगभग 160-170 योजनाएं कवर हो गई थी। ठीक है, और बीच बीच में मैं ग्रुप में जब भी एक्टिव रहा हूँ तो योजनाएं आपको सेंड करता रहा हूँ, बीच में टाइप करके भी खुद से। तो वहाँ से भी आपको 20 से 30 योजनाएं जो PDF के माध्यम से नहीं अवेलेबल कराई गई हैं, तो वो आपको ग्रुप में मिल जाएंगी वो भी योजनाएं। बाकी अब हम ग्राम पंचायत की जो अपडेटेड बुकलेट है उसको कवर करेंगे, उसकी अगली वीडियो लेकर आएंगे। इसके बाद 2 से 3 क्लासेस हम जो है वो कवर करेंगे अपनी क्वेश्चन सीरीज की, जिसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको कवर कर लेंगे। 30 से 40 क्वेश्चन एक क्लास में लाकर जो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।